नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कोर्ट केस तक कैसे पहुंचे दिलीप कुमार और मधुबाला। आखिर क्या थी सच्चाई, क्यों उनका प्यार मुकम्मल न हो सका, बहुत कुछ। वीडियो पर बने रहिएगा। 1940 के दशक का दौर था। भारत गुलामी के बंधनों में जकड़ा था, लेकिन फिल्मों की दुनिया में एक नई लहर दौड़ रही थी। उस लहर में एक चेहरा धीरे धीरे उभर रहा था, गंभीर, शांत और भावनाओं में लबरेज, दिलीप कुमार साहब का। उनका अंदाज बाकी हीरो से अलग था। ना कोई शोर था, ना कोई बड़बोलापन। वो आंखों से बात करते थे, वो चुप रहकर संवाद करते थे। उनकी अदाकारी उस दर्द की तरह थी जिसे कोई छू नहीं सकता था, लेकिन महसूस जरूर कर सकता था। 1947 आजादी के उस साल दिलीप कुमार की सुखनू रिलीज हुई और पहली बार उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। फिर आई मेला 1948 में, अंदाज 1949 में, जहां उनके साथ राज कपूर और नरगिस थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। लेकिन एक बात जो लोग नहीं जानते हैं, हर फिल्म की सफलता के बाद वो और अकेले होते जा रहे थे। पर्दे पर वो जितना भावुक थे और मोहब्बत आशिक नजर आते थे, निजी जिंदगी में वो इतने ही सादे और शर्मीले थे। उनके पास पैसा था, शोहरत था, नाम था, लेकिन सच्चा प्यार नहीं था। और शायद यही वजह है कि जब 1951 में उनकी जिंदगी में एक चमकता चेहरा दाखिल हुआ, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। हल्का सा धुआं, स्पॉटलाइट, कैमरा क्रेन की आवाज और सामने खड़ी थी बड़ी बड़ी काली आंखों वाली, गुलाबी होंठ और मासूम सा मुस्कुराता चेहरा मधुबाला। दिलीप कुमार के लिए ये सिर्फ कोई स्टार कास्ट नहीं थी, ये पहली बार था उन्होंने किसी को देखा और उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उनकी आंखों में नजाकत थी, उनकी चाल में सादगी और उनकी अज़ा और उनकी हंसी में अजीब सी मासूमियत थी, जैसे बचपन की कोई भूली बिसरी याद लौट आई हो। नमस्ते नमस्ते, एक शर्मीली सी मुस्कान और कैमरे के पीछे था सन्नाटा। लेकिन उसी चुप्पी में एक रिश्ता जन्म ले चुका था, एक ऐसा रिश्ता जो अगले 9 सालों तक सिर्फ नजरों और इशारों पे जिया जाएगा। फिल्म आई तराना 1951 में। वो फिल्म नहीं थी, एक प्रेम पत्र था। हर सीन, हर गाना और हर बात मानो दिलीप कुमार और मधुबाला अपने दिल की बात पर्दे पर कह रहे हो। हमसे ना पूछो कि कैसे मंदिर टूटा सपना। जब ये गाना शूट हुआ तो दिलीप कुमार की आंखों में जो आंसू थे वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थे, वो एक असली दर्द था जो धीरे धीरे उनके रूह में उतर रहा था। दर्शक क्या जाने कि जिन आंखों को पर्दे पर चमकते देखते हैं, वो कैमरे के बाहर भी किसी की झलक के लिए तरसती थी। दिलीप कुमार जो बड़े पर्दे पर मोहब्बत के लिए सबसे बड़े पैगंबर माने जाते थे, हकीकत में वो उतने ही बेचैन थे, क्योंकि उन्हें लग चुका था कि प्यार और प्यार था मधुबाला। अगर मोहब्बत चुपचाप शुरू हो जाए तो धीरे धीरे दिल की गहराई में उतरती जाती है, और जब सामने दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे चेहरे हो तो वो मोहब्बत सिर्फ 2 दिलों की नहीं होती, बल्कि लाखों फैंस की मिसाल बन जाती है। तराना की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो दिलीप साहब की जिंदगी बदल देने वाला था। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन मधुबाला ने उन्हें हंसते हुए कहा था, आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? दिलीप कुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद इसलिए कि दिल में कुछ ऐसा है जो कभी कहा नहीं जाता था। जो पहली बार था जब दोनों एक दूसरे की आंखों में थोड़ी देर तक देख पाए। बस वही पल था जहां से शुरू हुआ साइलेंट रोमांस। वो जमाना खतों का था, गुलाबों का था, मोबाइल नहीं थे, लेकिन दिल की बातें कहने के लिए हजार अंदाज होते थे। एक दिन मधुबाला ने अपने मेकअप बॉक्स में एक छोटा गुलाबी लिफाफा पाया। अंदर एक सफेद पर्ची थी जिस पर लिखा था, अगर आप हाँ कहें तो ये फूल आपके लिए, वरना मैं इसे हवा में उड़ा दूंगा। मधुबाला मुस्कुराई, जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन उन्होंने भी अपनी चुप्पी को एक गुलाब में बांध कर भेजा। उसके नीचे लिखा था, फूल जमीन पर नहीं गिरा करते, दिल में उतर जाया करते हैं। बस वहीं से शुरू हुआ एक रिश्ता जो कभी पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे हर सच पर महकता रहा। दोनों ने फिल्मों की झड़ी लगा दी और एक परवान चढ़ता गया।
संग दिल 1952 में आई, एक्सप्रेस 1953 में आई, अमर 1954 में और नया दौर 1957। हर फिल्म में उनकी केमिस्ट्री इतनी सच्ची लगती थी कि दर्शक कहते थे कि ये एक्टिंग नहीं है, ये सच है। लेकिन इस सच्चाई के पीछे एक बहुत बड़ा झूठ भी था, वो झूठ जो समाज, पारिवारिक बंधन और अहंकार की दीवारों से पैदा हुआ था। मधुबाला के पिता अत्ताउल्लाह खान एक सख्त इंसान थे। उन्हें ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी मर्द के जरिए अपने करियर को पीछे छोड़ दे। उनका मानना था कि दिलीप कुमार उनकी बेटी पर हावी हो जाएंगे और यही बात धीरे धीरे बन गई दो प्यार करने वालों के बीच दीवार। 1957 में जब बी.आर. चोपड़ा ने नया दौर फिल्म बनाई तो उसमें पहले मधुबाला को साइन किया गया था, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग आउटडोर भोपाल में रखी गई तो मधुबाला के पिता ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। बी.आर. चोपड़ा ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने मधुबाला को हटाकर वैजंती माला को फिल्म में ले लिया। मधुबाला के पिता ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और इसमें गवाही देने पहुंचे दिलीप कुमार साहब। कोर्ट में जज ने पूछा, क्या आप इस मामले में सत्य बोलेंगे? दिलीप कुमार साहब ने बोला, हाँ, मैं सिर्फ सच बोलूंगा, भले ही वो दिल तोड़ दें। उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट कहा था कि मधुबाला के पिता ने जिद में आकर शूटिंग रुकवाई है और प्रोड्यूसर्स को नुकसान हुआ है। बस ये बयान मधुबाला के दिल में चुभ गया। उनके लिए ये सिर्फ कोर्ट का मामला नहीं था, ये था उनका प्यार, उनकी मोहब्बत और उसमें दिलीप साहब का गवाह बनना किसी धोखे से कम नहीं था। कभी कभी इश्क में सच्चाई भी जुदाई बन जाती है। दिलीप कुमार साहब सच बोल रहे थे, मगर मधुबाला का दिल उस सच को झूठ मान बैठा। शायद इसलिए सच और मोहब्बत दोनों नापना मुश्किल होता है और जब टकराते हैं तो मोहब्बत हार जाती है। 1960 में दोनों अलग हो चुके थे। तब रिलीज हुई मुगले आजम, जब सलीम और अनारकली की मोहब्बत अमर हो गई, मगर पर्दे के पीछे दिलीप और मधुबाला की मोहब्बत खत्म हो चुकी थी। चलिए जानते हैं क्या है ये किस्सा। साल था 1954। निर्देशक थे के आसिफ। इस जब ऐलान किया कि वो भारत की सबसे महंगी और सबसे बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुगले आजम, तो पूरा इंडस्ट्री दंग रह गया। लेकिन इस पर्दे पर सिर्फ राजा और रजिया की कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें छिपी थी एक रियल लाइफ स्टोरी जो जितनी फिल्मी थी उतनी ही असली और दर्दनाक भी थी। के आसिफ ने प्रिंस सलीम के किरदार के लिए चुना दिलीप कुमार को और अनारकली के रोल के लिए चुना मधुबाला को। उन दोनों की जोड़ी पहले ही सुपरहिट हो चुकी थी, लेकिन अब ये सिर्फ फिल्म की बात नहीं थी, अब ये उनका आखिरी प्रोजेक्ट था साथ में। जब मुगले आजम की शूटिंग शुरू हुई तो मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच बातचीत बंद हो चुकी थी। एक जमाना था जब ये दोनों सेट पर हाथ पकड़कर चलते थे। अब हालात ये थे कि दोनों एक फ्रेम में होते, लेकिन एक दूसरे की आंखों में नहीं देख पाते थे। फिल्म के सीन्स याद किए जहां सलीम गुस्से में तलवार उठाता है, जहां अनारकली आंखों में आंसू लिए कहती है, प्यार किया तो डरना क्या। कितनी सच्चाई थी इस लाइन में, क्योंकि कैमरे के सामने जो प्यार दिख रहा था वो पीछे से टूट चुका था। के आसिफ भी समझ चुके थे कि कैमरे के पीछे कुछ न कुछ टूट चुका है, लेकिन ये जानते थे कि इस टूटे हुए रिश्ते से जो इमोशन निकल रहा है वो फिल्म को अमर बना देगा। इसलिए उन्होंने सेट पर अजीब माहौल बना दिया। दिलीप कुमार और मधुबाला को अलग अलग बुलाया जाता, उन्हें बिना बोले सीन समझाए जाते और फिर कैमरा ऑन होते ही दोनों वो सब कुछ कह जाते जो शायद दिल से कभी नहीं मिटा। क्या आप जानते हैं मुगले आजम का वो आइकॉनिक सीन जहां अनारकली को जंजीरों में बांधा जाता है, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो था मधुबाला का असली दर्द। एक ऐसा प्यार जो अब आजाद नहीं था, एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज और परिवार और गलतफहमियों ने तोड़ दिया था। एक बार दिलीप कुमार साहब ने कुर्सी के पीछे कर ली, तभी मधुबाला से दूर आकर बैठ सके, लेकिन मधुबाला चुपचाप खड़ी रही, आंखों में नमी थी, होठों पर छुपी थी। के आसिफ ने कट कहा, लेकिन उस सीन में कुछ ऐसा कैद हुआ जो कभी स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं गया था। एक टूटा हुआ दिल और अधूरी मोहब्बत की खामोशी।
क्या आप ये सोच सकते हैं कि जिस जोड़ी को एक साथ पूरी दुनिया देखना चाहती थी, वो अपने आखिरी प्रोजेक्ट में एक दूसरे से सिर्फ कैमरे के लिए बात कर रहे थे, और जब कैमरा बंद होता था तो उनकी दूरी उनके डायलॉग से भी ज्यादा लंबी होती थी। प्यार किया तो डरना क्या एक रूहानी रैबल सॉन्ग था। जब मधुबाला ने ये गाना शूट किया तो कहा जाता है कि उनके चेहरे की चमक मेकअप की नहीं थी, वो आखिरी बार की उम्मीद थी। तो शायद दिलीप कुमार एक बार फिर से पलट कर देखे, लेकिन नहीं, वो गाना अमर हो गया। पर उनकी मोहब्बत वहीं पर्दे के पीछे दम तोड़ दी। इससे बड़ा ताजमहल क्या होगा। जब दोनों के दिल टूट चुके थे तब भी उन्होंने एक साथ इतिहास रच दिया। मुगले आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उनकी अंतिम प्रेम पत्र था, जिसे उन्होंने कैमरे के लेंस के जरिए पूरी दुनिया को दे दिया था। 1957 में जब कोर्ट केस खत्म हुआ तो सिर्फ मुकदमा नहीं खत्म हुआ, एक ख्वाब, एक रिश्ता, एक मोहब्बत भी वहीं दम तोड़ गई। मधुबाला बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो अंदर से टूट चुकी थी। दिलीप कुमार साहब अब उनके साथ नहीं थे, न उनकी जिंदगी का हिस्सा था, न ही उनके दिल का सुकून थे। मधुबाला अब बीमार रहने लगी। दिल का रोग इतना गंभीर था कि डॉक्टरों ने कह दिया ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, विदेश के लिए इलाज ले जाया जाए। मधुबाला ने 1958 में किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन ये शादी एक सच्चा रिश्ता नहीं बन पाया। दूसरी ओर दिलीप कुमार अकेले थे, वो किसी मोहब्बत से नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने 1966 में शायरा बानो से शादी कर ली। शायरा उनसे 22 साल छोटी थी, लेकिन दिलीप साहब ने उन्हें जिंदगी भर इज्जत और प्यार दिया। पर ये रिश्ता वैसा था क्या जैसे मधुबाला का था। कई बार लोगों ने पूछा, क्या आप कभी मधुबाला को भूल पाए? और दिलीप साहब ने कहा कि कुछ रिश्ते खास होते हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। 2004 में जब दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी आई, द सब्सटेंस एंड द शैडो, उसमें एक पूरा चैप्टर मधुबाला के नाम था। उन्होंने लिखा कि हमारी मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन हालात ने हमें तोड़ दिया। मुझे आज भी अफसोस है कि हम साथ नहीं रह सके। साल था 1969। मधुबाला बिस्तर पर थी और बहुत बीमार और अकेले टूट रही थी, लेकिन अब भी उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं दिलीप को एक बार देखना चाहती, सिर्फ एक बार। ये बात उनके घर वालों ने दिलीप कुमार तक पहुंचाई, लेकिन कहते हैं कि दिलीप साहब नहीं गए। क्यों? कुछ कहते हैं कि वो खुद टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि वो मधुबाला को उस हालत में नहीं देख सकते थे। 23 फरवरी 1969 मधुबाला इस दुनिया से चली गई, बस 36 साल की उम्र में। पूरे देश में शोक छा गया। दिलीप कुमार ने कोई बयान नहीं दिया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और ना कोई श्रद्धांजलि, बस एक गहरी चुप्पी। लेकिन उनके करीबी कहते हैं कि वो कई रातें अकेले बैठे रोते रहे। आज भी जब लोग पूछते हैं कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत मोहब्बत कौन थी, तो एक ही जवाब आता है, दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत। एक ऐसी मोहब्बत जो शादी में नहीं बदली, लेकिन दुनिया के लिए मिसाल बन गई। कभी कभी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, लेकिन वो अधूरी रहकर अमर हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।